हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे इस मास्टर क्लास ऑफ ब्लॉगिंग एंड एसईओ में स्वागत है। तो हम लोग इस सीरीज़ में ये समझेंगे कि एसईओ होता क्या है, ब्लॉगिंग होता क्या है, और हम कैसे एक अच्छा एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग लिखें जो कि गूगल पे रैंक करे और ऑब्वियसली जिससे हम लोग अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो हम लोग समझेंगे एसईओ एंड ब्लॉगिंग। सबसे पहले मैं एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको छोटा सा बता देता हूँ कि जब भी कोई यूज़र गूगल पे कुछ भी सर्च करता है, यूज़र कुछ भी टॉपिक सर्च कर सकता है, चाहे वो कुछ रेसिपी हो, चाहे वीडियो गेम से रिलेटेड हो, चाहे फूड से रिलेटेड हो, चाहे जिम से रिलेटेड हो, वो यूज़र कुछ भी सर्च कर सकता है गूगल पे। सपोज़ यूज़र गूगल में सर्च करता है HCTP पेन ऑन मोबाइल, यानी कि हियर कम्स द पेन ऑन मोबाइल, मतलब ये एक गेम है जिसे हम मोबाइल में कैसे खेलें। अगर उसे वो सर्च करता है तो उसे कुछ इस टाइप के रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इस पे जो सबसे फर्स्ट पेज पे जो आ रहा है, जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो आ रहा है, वो मेरी ही वेबसाइट है विच इज़ creatorsyoga.com। और ये क्यों आ पा रहा है? क्योंकि मैंने इसे वेल ऑप्टिमाइज़ किया है अच्छे से ऊपर आने के लिए। समझ रहे हो? आपका कंटेंट अगर बहुत ही अच्छा होगा, आप सिर्फ अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है, हमें एसईओ के लिए कुछ कुछ प्रोसीजर को फॉलो करने पड़ते हैं जिससे ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, मतलब दूसरी वेबसाइट को, दूसरे कंटेंट को पीछे छोड़ के ऊपर आने के प्रोसेस को ही हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना बोलते हैं। अलग शब्दों में अगर मैं बताऊँ तो अपने कंटेंट को इतना ऑप्टिमाइज़ कर देना कि गूगल की नज़र में वो एकदम ज़ोरदार दिखे और वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। एंड ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी आर्टिकल फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो आप अर्निंग का अंदाज़ा उससे लगा सकते हो कि अर्निंग कैसी होती होगी, अच्छी होती होगी ऑब्वियसली। और एसईओ कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रकार की हैबिट है, एक आर्टिकल लिखने की एक हैबिट है, और कुछ कुछ ऐसे सीक्रेट है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। आप कहीं का भी कुछ भी कोर्स कर लो, खुद के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना वो एकदम अलग ही होते हैं। तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा जो आपको क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो तो उस पर आप जो भी टैग लगा रहे हो, H1 टैग, H2 टैग, जो भी लगा रहे हो, वो क्यों लगा रहे हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और मैं उसी के थ्रू ही रैंक किया हूँ। तो मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है। जब भी कोई यूज़र इंटरनेट में सर्च करता है तो किस बेसिस पे गूगल को ये लगता है कि कौन सा पोस्ट को ऊपर दिखाना चाहिए। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो भी मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब सिचुएशन को बड़े ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कैरेक्टर है। एक है क्रॉलर हमारे पास, दूसरा है एक आर्टिकल यानी कि आपका ब्लॉग, ठीक है, और एक है इंडेक्सिंग मशीन। ये देखो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट अभी मैं इसको आपको सब चीज़ अच्छे से समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रॉलर या तो स्पाइडर। ये होता क्या है? गूगल का एक बॉट होता है। ये कोई इंसान नहीं होता। सबसे पहले समझने वाली चीज़, ये गूगल का एक प्रोग्राम होता है, बॉट होता है, जिसे क्रॉलर या स्पाइडर कहते हैं। क्रॉलर का बहुत बड़ा रोल है आपका एक आर्टिकल को रैंक करने में, इसलिए इसको ध्यान से समझना। जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हो, कोई ब्लॉग लिखते हो, तो क्रॉलर क्या करता है? गूगल का एक प्रोग्राम उस आर्टिकल को विज़िट करता है, ठीक है, उस आर्टिकल को विज़िट करता है और वो बहुत सारी उस पर चीज़ें चेक करता है जो जो वो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना चाहता है। अगर मैं आपको अपने इस आर्टिकल की बात बताऊँ तो क्रॉलर मेरे इस आर्टिकल पे आया होगा और वो मेरे इस पेज को विज़िट किया होगा और उसे जो जो ज़रूरी चीज़ चाहिए वो चीज़ ढूंढा होगा। अब वो क्या क्या ज़रूरी चीज़ है वो तो हम आगे जानेंगे। मतलब एक बार मैं एक ही चीज़ बता सकता हूँ, पर वो बहुत सारी चीज़ों को उस पर ढूंढा। उसको ढूंढने के बाद उसको समझ में आया कि हाँ, ये पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ये आर्टिकल को मुझे रैंक कराना है। मतलब क्रॉलर उस चीज़ को समझ गया। देखो ये किस टॉपिक पे मैं बनाया था? HCTP पेन ऑन मोबाइल। दूसरा एक और टाइटल क्या होता है इसका? हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन। ये मेरा टॉपिक हो गया, ये मेरा कीवर्ड हो गया, ये मेरा टाइटल हो गया। तो जो क्रॉलर आया, इसको सारी चीज़ें दिखी, कीवर्ड दिखा, टैग दिखा, डिस्क्रिप्शन दिखा, और वो ये चीज़ समझ गया HCTP पेन ऑन मोबाइल वाले टॉपिक पे हमें इस भैया के आर्टिकल को रैंक करना है। पर यहाँ पे सवाल एक ये आता है
कि सेम टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन तो बहुत लोग डाले होंगे, उनका क्यों नहीं रैंक किया? क्योंकि भाई सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है रैंक कराने में, वही चीज़ हम लोग आगे समझेंगे। तो पहले हम लोग क्रॉलर के बिहेवियर को समझ लेते हैं कि क्या काम करता है। तो क्रॉलर आया, उसको मेरा आर्टिकल अच्छा लगा क्योंकि कायदे से लिखा था, बढ़िया तरीके से लिखा था, तहजीब के साथ लिखा था, तो उस चीज़ को समझ गया। अब उसके बाद वो क्या करेगा, अपने लोकल सर्वर में वो डेटा को स्टोर करेगा। देखो अभी तक क्रॉलर आया हमारे आर्टिकल पे, उसको समझ आ गया भाई ये आर्टिकल अच्छा लग रहा है, ठीक है। वो कैसे अच्छा लग रहा है वो तो आगे डिस्कस करेंगे। तो अब क्रॉलर जाएगा इंडेक्सिंग मशीन में, इंडेक्सिंग सर्वर में, और जा करके उसको बोलेगा कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए इस भैया के आर्टिकल को अपने लोकल सिस्टम में सेव करके रख लो। एक लोकल सिस्टम होता है, एक लोकल सर्वर होता है, एक लोकल मशीन होती है जो आपके पूरे डेटा को स्टोर करती है ना। मतलब जो ऑनलाइन जो भी चीज़ें सर्च होती है, तो ये क्रॉलर या स्पाइडर क्या किया, लोकल सर्वर में यानी कि लोकल मशीन में जा कर के उसको बोला कि जब भी कोई HTTP पेन ऑन मोबाइल सर्च करेगा तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रैंक करना है। इस फिनोमिना को बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का ये मतलब होता है कि गूगल को अब पता चल चुका है कि अगर कोई भी HTTP पेन ऑन मोबाइल सर्च करेगा तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को दिखाएंगे। अगर कोई भी बंदा गूगल में सर्च करेगा हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल तो इस आर्टिकल को दिखाना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडेक्सिंग, यानी कि गूगल को अब समझ में आ चुका है कि अगर कोई बंदा ये सर्च करेगा तो उसे क्या दिखाना है, ठीक है। अच्छा, जो गूगल का जो होस्ट सर्वर है जिस पे वो बहुत सारे डेटा को स्टोर करता है, वहाँ पे ये बहुत सारे आर्टिकल को इंडेक्स करके रखा है फॉर डिफरेंट कीवर्ड एंड डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। तो उसी में से मेरा भी एक गेमिंग का एक पर्टिकुलर आर्टिकल इसके लोकल सर्वर में स्टोर हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा सदाबहार के लिए हो गया, कोई और बंदा आएगा मेरे से ज़्यादा बेटर लिख देगा, ठीक है। तो क्रॉलर फिर से जाएगा, फिर से उसके आर्टिकल को खंगालेगा। अगर उसको मेरे आर्टिकल से अच्छा कंटेंट वहाँ पे मिल रहा है, ज़्यादा SEO फ्रेंडली उसको वहाँ पे मिल रहा है, तो वो मेरे कंटेंट से अपने कंटेंट को रिप्लेस करवा सकता है क्रॉलर के थ्रू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अभी तक हमारा जो है इंडेक्स हो चुका है, गूगल को समझ आ गया कि ये चीज़ कोई सर्च करेगा तो हमें क्या दिखाना है, मतलब अभी इंडेक्सिंग का प्रोसेस हो गया। अब कोई भी बंदा अगर गूगल में सर्च करेगा HTTP पेन ऑन मोबाइल तो उसको तो मेरा आर्टिकल दिखेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बंदा लैपटॉप चला रहा है चेयर पे बैठ के, और उसको फाइनली हमारा कंटेंट मिल जाएगा। इस बंदे को रुको दिखा रहा हूँ, इस बंदे को हमारा कंटेंट फाइनली मिल जाएगा। अब ये बंदा मेरे कंटेंट को कंज्यूम करेगा और उसके बाद ये मेरे कंटेंट को कितना पसंद करता है उसके बेसिस पे गूगल और आगे लोगों को फॉरवर्ड करेगा। जैसे ही आपको यूट्यूब में पता हो कि एक वॉच टाइम का कॉन्सेप्ट होता है कि बंदा अगर जल्दी वीडियो देख करके भाग गया, ज़्यादा देर टिका नहीं आपके वीडियो में, तो ज़्यादा अच्छा वॉच टाइम नहीं आता। और यूट्यूब का एल्गोरिदम ये कहता है कि अगर कोई वीडियो को बहुत जल्दी कोई छोड़ करके जा रहा है, मतलब वो वीडियो में दम नहीं है, उसको आगे प्रमोट नहीं करना है। वैसे ही इधर रहता है कि बंदा आपके आर्टिकल या आपके वेबसाइट पे कितने देर टिका, वो सारी चीज़ें काउंट करता है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करेगा और गूगल को बताएगा कि भैया इस आर्टिकल में दम तो है ही नहीं, इसको तो लोग 30 सेकेंड पे छोड़ के जा रहे हैं, तो गूगल उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। और अगर कोई आर्टिकल में इतना दम होगा कि उस पर लोग बहुत देर से टिक करके बैठे हैं, तो ये अपने इंडेक्सिंग सर्वर को भी बताएगा वो चीज़, ठीक है। और जो इंडेक्सिंग सर्वर है वो भाई ख़तरनाक चीज़ है, ये इंडेक्सिंग सर्वर ख़तरनाक चीज़ है। ये क्या करेगा, अगर आपके आर्टिकल में दम नहीं है तो आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा, और अगर दम है तो आपकी पोजीशन यहाँ पे मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना है तो एक अच्छा कंटेंट आपको बनाना होगा, और वो अच्छा कंटेंट क्या होगा वो आगे देखेंगे। तो ये इंडेक्सिंग सर्वर है, ये आपकी डेटा को रखता है और आपका जो आर्टिकल है वो आगे भी रैंक करने लायक है कि नहीं वो भी डिफाइन करता है ना।
तो इस तरीके से पूरा सर्च इंजन का टॉपिक काम करता है ना। और यहाँ पे अगर आप जा कर के देखोगे कहाँ पे, तो ये जो मेरा आर्टिकल है मैं आपको आगे के वीडियो पे ज़रूर दिखाऊंगा कि मैं इसको रैंक कैसे कराया हूँ, क्या क्या वो सीक्रेट है। और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये जो YouTube का रैंक कर रहा है ये भी मेरा ही है। तो आगे मैं YouTube का भी SEO का एक अलग सा कोर्स लाऊंगा। और तो मैं आपको ये आर्टिकल खोल के दिखाऊंगा कि एज इट इज़ मैंने टाइटल कैसे डाला है, टैग कैसे डाला है, इमेज कैसे डाला है, लिखने का पैटर्न क्या है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो SEO को मतलब SEO किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ एक सिंगल चीज़ नहीं है जिसके ऊपर SEO काम करता है। अगर एक सिंगल चीज़ होता, अगर सिर्फ इमेज रिस्पॉन्सिबल होता किसी आर्टिकल को रैंक कराने के पीछे, है ना, या कोई सिर्फ एक टाइटल या सिर्फ टैग या सिर्फ डिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबल होता किसी आर्टिकल को रैंक कराने के पीछे, तो ये कब का हो गया रहता और बहुत लोग कर लेते। तो SEO एक हार्ड चीज़ है। ऐसा बोला जाता है कि 200 से ज़्यादा ऐसे फैक्टर है जो कि किसी आर्टिकल को रैंक कराने के पीछे वर्क करते हैं। बट लोग ऐसा बोलते हैं, बट मुझे फाइनली 200 नहीं लगते, उससे कम है ना। 10 से 15 ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करोगे तो आपका आर्टिकल रैंक कर जाएगा गूगल पे। तो इसी तरह आगे भी वीडियो देखते रहो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया, ओके, बाय बाय। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने ब्लॉगिंग एंड SEO का एक फुल बूट कैम्प मास्टर कोर्स बनाया है, जिस पे मैं एकदम स्क्रैच से लेके एकदम एडवांस लेवल तक करके बताऊंगा। और आपको तो पता ही है कि मैं जितना वीडियो डालता हूँ वो रैंक करता है यूट्यूब पे भी, और ब्लॉगिंग के आर्टिकल भी बहुत अच्छे से रैंक करते हैं। तो अगर आपको एक कोर्स चाहिए, एकदम मास्टरी करना है आपको इसमें और पैसे बनाने हैं, तो 799 रुपीज़ का मेरा ये कोर्स है। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं। 799 ये दूसरों के लिए है, मेरे यूज़र के लिए ये पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 199 रुपीज़ का। सो उसके लिए आपको मेरी इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से बाय नाउ पे आप क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस पे आपको एकदम बिगिनर से एडवांस लेवल तक एकदम हाथ पकड़ के जो सिखाते हैं ना, पूरा वही सिखाया जाएगा, एकदम पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा। और अगर आप मेरे कोई वीडियो देख करके आए हो तो आपको तो पता ही है मैं बहुत सारे पोस्ट को रैंक ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मेरे को अच्छी महारत हासिल है इस पर। सो आपको जस्ट बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ से बाय नाउ फॉर 199 रुपीज़ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद QR कोड आएगा या UPI आएगा, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं मेरे फुल कोर्स पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग समझेंगे कि एक ब्लॉग क्या क्या चीज़ों से मिल कर के बनता है। क्या क्या चीज़ों से बोलने का मतलब है टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, H1 टैग, H2 टैग, S3 टैग, H4, H5, S6 टैग, और कहाँ कहाँ पे इमेजेस डालते हैं। मतलब बेसिकली पूरा उसका एक फ्रेमवर्क कि पहले टाइटल होगा, फिर डिस्क्रिप्शन होगा, फिर उसके बाद हेडिंग होगी H1, फिर H2 होगी, फिर S3 होगी। इस टाइप की चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू पता चल जाए। किसी भी काम को चालू करने से पहले उसका एक दायरा देख लेना चाहिए, उसका एक लिमिटेशन देख लेना चाहिए। इसीलिए मैं आपको एक ब्लॉग का दायरा बता रहा हूँ। दायरा का मतलब समझ रहे हो ना, कि हमको इस ब्लॉग में ये काम करना है। आपको पहले से वो चीज़ें समझ में आ जाए, आप अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, हमको ये काम करना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ सुनने का। तो इस वक्त आप लोग स्क्रीन पे देख सक रहे हो, इस वक्त आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो कि ये है हमारा ब्लॉग का टाइटल, ये है हमारा ब्लॉग का टाइटल और ये है मेरी वेबसाइट का नाम। अब ये दोनों का मैं आपको इम्पोर्टेंस समझाता हूँ। तो ये आपका हेडिंग होता है भाई साहब, ये आपका हेडिंग है, ठीक है। और आपका हेडिंग SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितना लंबा रखोगे उतना अच्छा है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने हेडिंग दिया है हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन, तो मैं ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया हूँ, मैं मोर स्पेसिफिक हो गया हूँ। इसी को अगर मैं सिर्फ ये लिख करके सर्च करता कि WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन, तो शायद मेरा आर्टिकल रैंक नहीं करता, ठीक है। तो जैसे जैसे आप वर्ड्स को ऐड करते जाते हो आप होते जाते हो मोर स्पेसिफिक। आपको मैं फिर से एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, तब जा कर के समझ में आएगा। जैसा कि मैं आपको ये अंडरलाइन करके बता रहा हूँ। मान लो मैं अपना पोस्ट का टाइटल लिखा सिर्फ WWE गेम्स, सिर्फ इतना लिखा, तो WWE गेम्स सर्च करना
एक हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है जिस पर ऑलरेडी बहुत से लोग लिख करके बैठे हैं, है ना। तो इसके लिए मेरे को WWE गेम्स के साथ कुछ ऐसे वर्ड भी ऐड करने होंगे जिससे मेरे कंपटीशन थोड़े कम हो जाए। तो जैसे मैं WWE गेम्स के साथ WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन लिखा, इसका ये मतलब हुआ कि मैं अब थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहा हूँ, अब मैं ज़्यादा और स्पेसिफिक हो रहा हूँ, है ना। मतलब WWE गेम्स के ऊपर बहुत लोग ऑलरेडी आर्टिकल लिखे होंगे, पर WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन के ऊपर हो सकता है कम लोग आर्टिकल लिखे हों, तो यहाँ पे मेरे रैंक करने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमारा जो टाइटल होना चाहिए थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे हाउ टू प्ले ऐड कर देता हूँ, अब मेरा टाइटल हो गया और स्पेसिफिक, है ना। तो अब जितने ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए उतना ज़्यादा आपका आर्टिकल रैंक करने का चांसेस होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये नहीं कि पूरा टाइटल भर देना है, ज़बरदस्ती नहीं भरना है ना। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा चीज़ों को आप लोग समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, प्ले पबजी ऑन मोबाइल, ठीक है। इसके ऊपर बहुत लोग कंटेंट बनाए तो इसमें रैंक करना ज़्यादा मुश्किल है। उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पबजी मोबाइल, प्ले पबजी ऑन मोबाइल विदाउट लैग, तो विदाउट लैग वर्ड जैसे ही आया मैं हो गया और ज़्यादा स्पेसिफिक। हो सकता है इसके ऊपर थोड़े कम लोग वीडियो बनाए हों, है ना, बट इसमें भी कंपटीशन लग रहा है। बट अगर मैं अपना टाइटल कुछ ऐसा रखूँ, हाउ टू प्ले पबजी मोबाइल विदाउट लैग, और मैं यहाँ पे मोबाइल भी स्पेसिफाई कर रहा हूँ रेडमी मोबाइल, तो अब रेडमी मोबाइल के ऊपर ये सेम कंटेंट बनाए हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है। तो एक आप ऐसा बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर टाइटल पे मैं रैंक कर सकता हूँ, क्योंकि देखो हाउ टू प्ले पबजी मोबाइल ऑन विदाउट लैग ऐसा टाइप का तो बहुत लोग ऑलरेडी बनाए होंगे, बट स्पेसिफिक रेडमी मोबाइल को टारगेट करते हुए नहीं बनाए होंगे, हो सकता है। तो अगर मैं इस टाइटल को उठाऊं तो मैं रैंक कर सकता हूं। इसीलिए हमारा जो टाइटल है वो लंबा होना चाहिए। लंबा होने से हमारे पास एक पावर आ जाती है कि हम उस टाइटल को ज़्यादा स्पेसिफिक बना पाएँ, ज़्यादा एक टारगेट करते हुए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ टाइटल का। जैसे एक और एग्जांपल के हिसाब से अगर आप समझो, तो अगर मेरा टाइटल है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्लास, ऐसा कुछ समथिंग, तो ये मेरा टाइटल है, इसमें रैंक करना बहुत मुश्किल है। बट अगर मैं फिर से स्पेसिफिक जाऊं और मैं यहाँ पे स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दूँ, इन CG दुर्ग, और छत्तीसगढ़ लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ दुर्ग, तो हो सकता है मैं इस टाइटल पे रैंक कर जाऊं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग की क्लास छत्तीसगढ़ दुर्ग में एग्जिस्ट करे। होगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगी, बट इस पे हम बहुत सारे कंपटीशन को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्निक है कि आप जितना ज़्यादा स्पेसिफिक होगे उतना ज़्यादा आपका चांस है ना। अगर आप मोबाइल का कर रहे हो तो इस टाइप के छोटे छोटे कीवर्ड को एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो, इन 2 GB रैम, इन 4 GB रैम, विदाउट लैग, इन लो प्राइस, बेस्ट प्राइस, ऐसा ऐसा कुछ कुछ वर्ड ऐड करके आप ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकते हो। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो ये मेरा जो टाइटल था हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन, ये इतना लंबा मैं रखा हूँ ना अपना टाइटल को, और ज़्यादा स्पेसिफिक टारगेट किया हूँ। और ऐसा नहीं है कि लोग सर्च नहीं कर रहे, लोग सर्च कर रहे हैं तभी व्यू भी आ रहे हैं उस पर। तो ये होता है प्रॉपर स्ट्रेटजी। अब आप देखो सेकेंड नंबर पे जो वेबसाइट आ रही है, बहुत पुरानी वेबसाइट है, फिर भी मेरा इससे ऊपर आ रहा है ना। ये क्या रखा है, WWE स्मैकडाउन हियर कम्स द पेन, लगभग मेरे टाइटल जैसा ही है ना। मतलब मेरे टाइटल जैसा ही है, उसके बावजूद मैं इन लोग से ऊपर आ रहा हूँ। ये क्रिएटर्स युगा मेरा ही है ना। अब आगे हम लोग समझते हैं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग टाइटल की इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे। देखो मेरे को 6 मिनट हो गया अभी तक रिकॉर्ड करते हुए, और मैं सिर्फ टाइटल को एकदम गहराई से आपको बताया हूँ कि क्यों आपको लंबे से लंबे टाइटल बनाने हैं। अब टाइटल के बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन समझते हैं। अब डिस्क्रिप्शन बेसिकली होता क्या है, किसी भी चीज़ का एक थ्योरेटिकल फॉर्म, मतलब ये हेडिंग नहीं होता, एक थ्योरेटिकल फॉर्म होता है। तो हमें क्या करना है, चाहे हमारा टाइटल हो चाहे हमारा डिस्क्रिप्शन हो, वहाँ पे हमारे फोकस कीवर्ड बार बार रिपीटेड आने चाहिए। तो जैसे मेरे इधर फोकस कीवर्ड क्या क्या है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। जैसे WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन, मतलब WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन ये मेरा एक कीवर्ड हो सकता है।
ठीक है। प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन, ये मेरा दूसरा कीवर्ड हो सकता है। हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन, मतलब जो भी आप इसमें टाइटल में देख रहे हो वो सब WWE गेम ऑन मोबाइल फ़ोन के अराउंड घूम रहा है। तो हमें क्या करना है, जो हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसका जो हमारा जो सबसे फर्स्ट लाइन होना चाहिए, यहाँ पे जो आप देख सकते हो, हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन, यानी कि आप देख रहे हो मैं टाइटल को ही उठा करके डिस्क्रिप्शन में रख दिया हूँ और मैं उसको बोल्ड कर दिया हूँ। बोल्ड की इंपॉर्टेंस मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा आपको, बट आपको ऐसा ही करना है। उसके बाद जो आपको जो कंटेंट लिखना है वो नेचुरल फॉर्मेट में लिखना है। नेचुरल, ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हो। कीवर्ड स्टफिंग का ये मतलब होता है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया कि आपके कीवर्ड बार बार रिपीट होने चाहिए, उससे आपके चांस बढ़ते हैं कि आप सर्च रिजल्ट पे एकदम टॉप पे आओगे, है ना। तो कई लोग क्या करते हैं, हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन को कॉपी पेस्ट मार देते हैं बहुत जगह, एज इट इज़ उठा करके, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, बस हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल हर थोड़े थोड़े दूर में पेस्ट कर देते हैं। ये स्पैमिंग है, ये कीवर्ड स्टफिंग है। इसको गूगल ट्रैक कर लेता है और आपको इसकी पेनल्टी भी चुकानी पड़ सकती है, मतलब आपका एडसेंस अकाउंट टूट जाएगा, है ना। तो ये सब हरकतें नहीं करनी है। तो मेरा ये आर्टिकल रैंक क्यों कर रहा है उसको अगर आप लोग बारीकी से देखोगे तो पहला लाइन तो मेरा टाइटल का ही हो गया जिसको मैं बोल्ड कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप नॉर्मल एक रियल इंसान से बात कर रहे हो, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, ठीक है। तो आपको एक सही इन्फॉर्मेशन ही लोगों तक पहुँचानी है। सो गेमर्स, आई नो दैट यू वांट टू प्ले WWE गेम्स ऑन एंड्रॉयड लिखा है इस बार में। अगर मैं यहाँ पे फिर से मोबाइल लिख देता तो हो सकता है वो कीवर्ड स्टफिंग में काउंट हो जाता। तो मैं देखो इसको कीवर्ड को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, टाइटल को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर में, बट स्मार्ट वे में। मतलब कोई बंदा एक बार उसको बैठ के पढ़ेगा तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ज़बरदस्ती कीवर्ड घुसा रहा है, नेचुरली लगना चाहिए। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे क्या डालो, सो गेमर्स, आई नो दैट यू वांट टू प्ले WWE स्मैकडाउन पेन ऑन एंड्रॉयड फ़ोन, बट नाउ द क्वेश्चन इज कैन वी रन इट इन 2 GB रैम। अब ये देखो 2 GB रैम फ़ोन है, ये अपने आप में एक कीवर्ड है, समझ रहे हो। तो आपको ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड, जैसे 2 GB रैम को मैं स्मार्ट वे में डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं यूज़ कर लिया, वैसे ही आपको दिमाग लगाना है अच्छा वाला। यस, यू कैन रन WWE गेम्स इन यूर लो एंड मोबाइल फ़ोन। देखो लो एंड मोबाइल यानी कि जो खच्चड़ मोबाइल होता है ना, जिसकी स्पेसिफिकेशन बहुत कम होती है, ये भी अपने आप में एक टाइटल है। तो जितने भी टैग और टाइटल है उसको आप डिस्क्रिप्शन में स्मार्ट वे में यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो यू हैव टू रीड फुल आर्टिकल, ये सब तो ठीक है। यहाँ पे देखो कैन वी प्ले WWE स्मैकडाउन ऑन एंड्रॉयड फ़ोन, मतलब आप जिस भी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हो, है ना, आपको सबसे पहले क्या करना है, नोट पैड में आपको उस वर्ड को कॉपी पेस्ट करके रख लेना है जिसका यूज़ आप हर थोड़े थोड़े दूर में करोगे, बट वो नेचुरल वे में लगना चाहिए, है ना। मतलब स्पैमिंग नहीं लगना चाहिए। तो बेसिकली आपको स्मार्ट तरीके से एक आर्टिकल को लिखना है, उस पर आपको दिमाग लगा लगा के हर थोड़े थोड़े दूर में अपने टैग या कीवर्ड को यूज़ करना है, और वो कीवर्ड स्टफिंग नहीं लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग फाइनली एक अच्छा डिस्क्रिप्शन और एक अच्छा टाइटल कैसे लिखते हैं और कैसा होता है वो समझ गए। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने ब्लॉगिंग एंड एसईओ का एक फुल बूट कैम्प मास्टर कोर्स बनाया है, जिस पे मैं एकदम स्क्रैच से लेके एकदम एडवांस लेवल तक करके बताऊंगा। और आपको तो पता ही है कि मैं जितना वीडियो डालता हूँ वो रैंक करता है यूट्यूब पे भी, और ब्लॉगिंग के आर्टिकल भी बहुत अच्छे से रैंक करते हैं। तो अगर आपको एक कोर्स चाहिए, एकदम मास्टरी करना है आपको इसमें और पैसे बनाने हैं, तो 799 रुपीज़ का मेरा ये कोर्स है। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं, 799 ये दूसरों के लिए है, मेरे यूज़र के लिए ये पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 199 रुपीज़ का। सो उसके लिए आपको मेरी इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से बाय नाउ पे आप क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस पे आपको एकदम बिगिनर से एडवांस लेवल तक एकदम हाथ पकड़ के जो सिखाते हैं ना, पूरा वही सिखाया जाएगा, एकदम पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा। और अगर आप मेरे कोई वीडियो देख करके आए हो तो आपको तो पता ही है मैं बहुत सारे पोस्ट को रैंक ऑलरेडी कर चुका हूँ।
तो मेरे को अच्छी महारत हासिल है इस पर। सो आपको जस्ट बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ से बाय नाउ फॉर 199 रुपीज़ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद QR कोड आएगा या UPI आएगा, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं मेरे फुल कोर्स पे। तो इसके पिछले वीडियो पे आप लोग समझ चुके हो कि बेस्ट टाइटल क्या होता है, बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है, और हम लोग कीवर्ड को कैसे बीच बीच में घुसा सकते हैं जिससे हम लोग रैंक कर जाएं। ठीक है, अब इसके साथ में हम लोगों को कुछ और चीज़ें भी सीखने की बची है, जैसे कि H1 टैग क्या होता है, H2 टैग क्या होता है, H3, H4, H5, H6 ये सब क्या होता है, वो हम लोग इस वीडियो पे समझेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास है H1 टैग। तो अभी सबसे पहले मैं आपको H1 बताता हूँ, H2, H3, H4 आप उसके हिसाब से ही समझ जाओगे। पूरा फोकस आपको इस चीज़ पे करना है। तो पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि हमारा H1 होता क्या है। रेफरेंस के लिए मैं अपना वही पुराना वाला पोस्ट को लेकर के चल रहा हूँ जो मेरा रैंक कर रहा था। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आप लोग देख सकते हो, ये तो टाइटल हो गया, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो पे। और यहाँ पे है ये डिस्क्रिप्शन पूरा यहाँ तक करके, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। H1 टैग क्या होता है? H1 टैग सबसे पहली वाली हेडिंग होती है जो कि सबसे बड़ी हेडिंग होती है, मतलब इससे बड़ी हेडिंग होती नहीं। आप टाइटल के साथ इसको कंपेयर मत करना, टाइटल और H1 टैग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। टाइटल ये वो चीज़ है जो आपको गूगल के सर्च रिजल्ट्स पे दिखेगा। जब भी कोई बंदा सर्च करेगा तो उसको ये टाइटल दिखता है, ना कि H1 दिखता है। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। मैं एक बार H1 का आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। जैसे कोई बंदा अगर सर्च कर रहा है WWE का गेम्स मोबाइल में कैसे खेले, तो यहाँ पे जो चीज़ डिस्प्ले हो रही है, ये टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, ना कि H1 टैग डिस्प्ले हो रहा है। तो ठीक है, तो ये है टाइटल जो हम लोग पिछले वीडियो पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं H1 टैग की इम्पोर्टेंस। टैग बोल रहा था, H1 टैग की इम्पोर्टेंस। तो ये है H1 जो कि मैं आपको बता चुका हूँ सबसे बड़ा होता है ना। अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा H1 टैग होता है, फिर उससे छोटा H2 होता है, फिर उससे छोटा H3 होता है, फिर H4 होता है, फिर H5 होता है, फिर H6 होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं बोलूँगा वो है H1 टैग, है ना। अब ये कैसा होना चाहिए, एसईओ में इसका क्या महत्व है, हम उसको अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, H1 टैग सिर्फ और सिर्फ एक ही यूज़ होना चाहिए आपके आर्टिकल में। देखो H1 की क्या इंपॉर्टेंस है, जब भी कोई क्रॉलर आता है आपके वेबसाइट पे या आपके पोस्ट पे, तो वो आपकी पूरी वेबसाइट को क्रॉल करता है ना। और क्रॉल करने के वक्त वो आपका टाइटल देखता है, डिस्क्रिप्शन देखता है और आपका H1 टैग भी देखता है। H1 टैग को अच्छे से समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी के भी घर में जाओ, चाहे आपका ही घर हो, तो उसका जो बाहर का जो नेम प्लेट होता है जहाँ पे नाम लिखा रहता है, उस घर के सबसे बड़े हुए मालिक का नाम लिखा होता है, तो किसी एक ही बंदे का नाम लिखा होता है ना। जैसे कुछ भी फलाना नाम लिखा हुआ है, वो किसी एक बंदे के नाम से लिखा हुआ रहता है। तो वो क्या डिफ़ाइन करता है, ये जो पूरा घर है इस एक आदमी का है। मतलब उधर और भी लोग रहते हैं, बट किसी भी घर के नेम प्लेट में किसी एक बंदे का नाम रहता है, एक मोटा मोटा पता चलता है हाँ किसका है, हालांकि वहाँ और भी लोग होते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार H1 टैग है। H1 टैग सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो क्रॉलर कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे कंफ्यूज हो गया वो बताता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरे इस पोस्ट पे एक ठोक H1 टैग है, हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल। ये मेरा एक H1 टैग है। तो अब जब क्रॉलर आया यहाँ पर आ करके घूम फिर करके बकर मस्ती किया, तो उसको समझ में आया कि अगर कोई अच्छा ये WWE का गेम्स को मोबाइल में कैसे प्ले करते हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल है ना। अब यहीं पे अगर मान लो मैं एक और H1 टैग बना देता इसके पैरेलल में या नीचे में कहीं भी एक और H1 टैग होता और उस पर मैं कुछ और बातें बोलता, तो क्रॉलर क्या है कंफ्यूज हो जाता। क्रॉलर तो कोई इंसान है नहीं, तो वो क्या है अपना एल्गोरिदम को यूज़ करता है। अब वो आएगा और वो हो जाएगा कंफ्यूज, वो बोलेगा कि ये आर्टिकल किस टॉपिक में है। और जब वो क्रॉलर ही नहीं समझ पाएगा ये आर्टिकल किस टॉपिक में है, तो वो मैं आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि क्रॉलर आता है
अपना बुद्धि का प्रयोग करता है। अगर उसको समझ आया आपका आर्टिकल किस टॉपिक में है तो अपने एक लोकल सर्वर में उसको सेव कर लेता है। और अगर वो सेव नहीं कर पाता, अगर वो समझा ही नहीं कि आपका आर्टिकल किस बारे में है, तो लोकल सर्वर में सेव क्या चीज़ करेगा, है ना। तो इसी कारण बहुत सारे लोगों की पोस्ट इंडेक्स ही नहीं होती, क्योंकि उन लोग इस प्रकार की कुछ गलती कर देते हैं, छोटी मोटी गलती कर देते हैं। क्रॉलर जब आता है, गूगल का स्पाइडर जब आता है, तो मल्टीपल H1 देखता है तो उसको समझ ही नहीं आता कौन सा वाला असली है भाई, मतलब कौन से कीवर्ड को टारगेट करना चाह रहा है। क्रॉलर समझ ही नहीं पाता, और जब वो नहीं समझता तो पेज इंडेक्स नहीं होती और व्यू भी नहीं आते और उससे अर्निंग भी नहीं होती। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही H1 टैग यूज़ हो। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्रॉलर को हेल्प करता है। क्रॉलर इसको देख करके समझता है कि ये पूरा पोस्ट किस बारे में है। देखो, क्रॉलर को कौन कौन सी चीज़ आदेश देती है ये समझने के लिए कि आपका ब्लॉग किस टॉपिक पे। आपका जो टाइटल है वो एक तो बताता है कि भैया अगर कोई भी WWE गेम्स ऑन मोबाइल सर्च करे तो ये बंदे का आर्टिकल दिखाना। फिर उसके बाद जब क्रॉलर जब आपका डिस्क्रिप्शन को रीड करता है तो उसे ये सेम कीवर्ड या सेम टाइटल मल्टीपल प्लेस में उसे डिस्प्ले होती है, जिसमें आपको दिखा रहा हूँ। मल्टीपल प्लेस मतलब कैसा, जैसे एक यहाँ पे डिस्प्ले हुआ WWE का गेम्स मोबाइल में कैसे खेले, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे अलग डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे एंड्रॉयड वर्ड आ रहा है, यहाँ पे 2 GB रैम वर्ड आ रहा है, यहाँ पे फिर रन WWE गेम्स आ रहा है, और स्मैकडाउन ऑन एंड्रॉयड फ़ोन आ रहा है, स्मैकडाउन पेन आ रहा है। तो ऐसे में अलग अलग जगह पे जो मैं रेड लाइट बोल दिया, रेड मार्क से जो मैं हाईलाइट किया हूँ वो है कि मैं कहाँ कहाँ पे कीवर्ड को टारगेट किया हूँ। तो जब क्रॉलर आता है तो सबसे पहले इस टाइटल को देख लिया वो, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन को देखा, तो डिस्क्रिप्शन में उसको अलग अलग जगह पे कीवर्ड दिख रहे हैं, और सारे कीवर्ड एक ही चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, WWE का गेम मोबाइल में, WWE का गेम मोबाइल में, है ना। तो क्रॉलर को इससे पता चलता है। सिमिलरली जब वो H1 टैग को भी जब वो देखेगा ना, जब क्रॉलर H1 टैग को भी जब देखेगा तो उसे समझ में आ जाता है कि ये किस बारे में, तो क्रॉलर को ये एक आदेश देता है ना। अब उसके बाद आप लोग ध्यान से देखोगे तो H1 टैग के बाद फिर से डिस्क्रिप्शन है, मतलब डिस्क्रिप्शन हर एक जगह है। सबसे पहले जब आपका आर्टिकल स्टार्ट हुआ तो एक टाइटल से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन आया, उसके बाद फिर H1 टैग आया, और H1 टैग के नीचे में फिर से डिस्क्रिप्शन चालू है। और इस डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मैं फिर से कीवर्ड को यूज़ किया हूँ, पर नेचुरल वे में यूज़ किया हूँ। जैसे कि एज वी नो दैट स्मैकडाउन वाज ऑफिशियली रिलीज्ड फॉर प्ले स्टेशन। अब यहाँ पे मैं स्मैकडाउन वर्ड को यूज़ किया हूँ। फिर यहाँ पे एंड्रॉयड डिवाइस, क्योंकि एंड्रॉयड और मोबाइल, अच्छा हमें सिनोनिम्स भी यूज़ करने आने चाहिए। ऐसा नहीं है आप हर जगह मोबाइल ही लिखते जा रहे हो, कहीं कहीं पे आप मोबाइल का सिनोनिम्स लिख दो ना, मतलब उसके एक ही निकलने चाहिए। जैसे मोबाइल को और क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन बोलते हैं, है ना, एंड्रॉयड बोलते हैं, है ना, फ़ोन बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग वर्ड सिनोनिम्स, गूगल को पूरी इंग्लिश आती है भाई, है ना, तो आप सिनोनिम्स को भी यूज़ कर सकते हो, इससे वो कीवर्ड स्टफिंग नहीं लगता। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं बार बार कीवर्ड को यूज़ किया हूँ, पर नेचुरल वे में, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है, नेचुरल वे में यूज़ करना है, बार बार उसी चीज़ को पेस्ट नहीं कर देना है। इसके साथ में भाई, इसके साथ में जो आपका जो H1 टैग है, H1 टैग जो में सबसे बड़ी हेडिंग होती है हेडिंग का भी बाप होता है, वो 20 से 70 कैरेक्टर का होना चाहिए, एकदम फुल नहीं भर देना है। मैं आपको एक अंदाज़ा दिखा देता हूँ, ये देखो इतना बड़ा होना चाहिए, ये 20 to 70 कैरेक्टर के बीच में। ये नहीं कि आप पूरा लंबा भर दिए, नहीं तो हद से ज़्यादा लंबा लिखने में भी क्रॉलर कंफ्यूज हो सकता है और बहुत कम लिखने में भी क्रॉलर कंफ्यूज हो सकता है। तो आपको एक बैलेंस जितना दिख रहा है उतने के आसपास आपको H1 टैग यूज़ करना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ कि एग्जैक्टली टाइटल को ही उठा के H1 में मत डाल देना, वो भी कीवर्ड स्टफिंग में काउंट हो जाएगा। थोड़ा सा अलग लिख सकते हो, थोड़ा सा अलग। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड इज़ बेस्ट,
और मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको पिछले वीडियो पे ज़रूर बता चुका हूँ, तो नहीं देखे हो तो उसको ज़रूर देखना। उस पर मैं आपको बताया हूँ कि कैसे आप लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज़ करके आप मोर स्पेसिफिक होते हैं और आपकी चांसेस होती है ज़्यादा रैंक करने की। जैसे कि मैं आपको फिर से एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा H1 टैग है इतना लंबा सा, अगर मैं इसको सिर्फ WWE गेम्स ऑन मोबाइल सिर्फ मैं इतना लिखता जितना मैं अभी हाईलाइट किया हूँ, मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ। अरे कहाँ चला गया भाई, एक मिनट सॉरी। अगर सिर्फ WWE गेम्स ऑन मोबाइल सिर्फ इतना ही मेरा कीवर्ड होता तो ये मुश्किल होता, पर मैं यहाँ पे हाउ टू प्ले लगा करके इसको मैं मोर स्पेसिफिक कर दी हूँ। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड की यही खूबसूरती होती है कि आप अच्छे से टारगेट कर सकते हो, है ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखो कि आपको Q&A टाइप का रखना है, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप Q&A टाइप का H1 टैग रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि हाउ टू, शुड आई, वेयर, इस टाइप का, मतलब क्वेश्चन फॉर्म में, क्योंकि जो गूगल का सर्च इंजन है ना वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही काम करता है। कोई भी बंदा जैसे किसी को पनीर की रेसिपी बनवानी है तो क्या सर्च करेगा, हाउ टू मेक पनीर की सब्जी, ऐसा हाउ टू, शुड आई, शुड वी, कैन आई, इस टाइप की चीज़ें बहुत चलती है गूगल में। तो जो आपका जो टाइटल है वो उसी हिसाब का होना चाहिए। तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता चुका हूँ। इसके साथ में आप लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझ जाओ कि आपका H1 सिर्फ एक ही होगा, H1 टैग आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, बट आपके H2, H3, H4 अलग अलग हो सकते हैं। ये जो आपका H1 है उसको सबसे अलग रख दो, क्योंकि वो अपने आप में सिर्फ एक लौता है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। अगर दूसरा डाल दिए, दो ठोक H1 टैग डाल दिए अपने सेम आर्टिकल पे, तो क्रॉलर कंफ्यूज हो जाएगा और किसी को भी रैंक नहीं करेगा। तो H1 तो सिर्फ एक ही होगा, पर H2, H3, H4, H5, H6 कैन बी मल्टीपल, ये मल्टीपल हो सकते हैं। यानी कि आप ऐसा कर सकते हो कि एक बड़ा सा हेडिंग डाले H1, फिर उसके बाद जो आपका जो सेकेंड हेडिंग आया हुआ आया H2, फिर उससे छोटा हुआ H3, फिर उससे छोटा हुआ H4, और ये H2 डबल भी हो सकते हैं। मतलब ये जो H1, H2 है ये एक प्रकार की साइज़ है उसकी। H1 सबसे बड़ा दिखता है, H2 उससे थोड़ा छोटा दिखता है, H3 उससे और छोटा दिखता है। तो इन लोग साइज़ के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मेरा एक दूसरा आर्टिकल है, अब इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। ये हो गया आपका सबसे पहला वाला टाइटल, जो कोई भी बंदा सर्च करता है तो उसको दिखता है। ये हो गया उसके बाद का डिस्क्रिप्शन, जिसमें मैं कीवर्ड को चेपा हूँगा। फिर उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे जो सबसे पहली हेडिंग आती है वो आती है H1। और हाँ, ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि सबसे पहली हेडिंग आपकी H1 ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आपका आर्टिकल स्टार्ट होता है और आपका शुरुआत H2 या H3 से हो, ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, क्रॉलर घंटा कभी नहीं समझ पाएगा कि आपका ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या है। अगर वो नहीं समझ पाएगा ना तो इंडेक्स नहीं होगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपका आर्टिकल स्टार्ट होता है तो शुरुआत हमेशा H1 टैग के साथ होनी चाहिए। सबसे स्टार्टिंग में आप टाइटल लिख दिए जो सर्च रिजल्ट में डिस्प्ले होता है, फिर डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिख दिए, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप जो टाइटल होगा वो H1 टैग से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। H3, H4 से कभी भी स्टार्ट मत करना है, H2 से भी स्टार्ट मत करना, शुरुआत हमेशा H1 से होनी चाहिए। क्योंकि जब भी क्रॉलर आता है तो वो एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। जब उसको दिखता है ये H1 है, सबसे बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो H1 को देता है। उसके बाद वो H2 पे जाता है। आपको हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करना है। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि H1 के बाद डायरेक्ट H4 या H5 आ गया, नहीं, आपको सीक्वेंस के हिसाब से ही चलना है। ठीक है, और अगर सीक्वेंस में वो नहीं आ रहे, हो सकता है ऐसा भाई कि हमको H2, H3 की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो कोई बात नहीं, पर जब ज़रूरत पड़ रही है एक एक स्टेप आपको नीचे आते जाना है ना। तो ये जैसे कि H1 टैग यहाँ पे आप देख सकते हो, ये H1 है। उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा हूँ, है ना। फिर मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे मैं H2 लिख दिया। ठीक है,
आप अगर देखो ये मेरा H1 था, इसकी साइज़ देखो, और ये मेरा H2 देखो, इसकी साइज़ देखो, ये उससे छोटी है, और H2 के बाद आता है मेरा H3। ठीक है, ये मतलब साइज़ हम लोग कम करते जा रहे हैं। तो इससे जब क्रॉलर आता है ना, तो उसको एक, जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे, अब तो करते नहीं, क्लासिफिकेशन होता था कोई भी सब्जेक्ट में। तो क्लासिफिकेशन क्या करता था, सबसे बड़ा वाला एक टॉपिक, फिर उसके अंदर में सब हेडिंग। तो ये वही चीज़ है भाई, आपको साइज़ के हिसाब से देखना है ना। H1 सबसे बड़ा, फिर H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। जनरली H6 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये आपका H2 भी मल्टीपल हो सकता है, H3 भी मल्टीपल हो सकता है, इन लोग कितने भी बार हो सकते हैं, बट हाँ इनको उनकी पावर के हिसाब से ही आपको जमाना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसके बाद के वीडियो पे और कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। वैसे ये भी प्रैक्टिकल ही था, तो पढ़ते रहो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने ब्लॉगिंग एंड एसईओ का एक फुल बूट कैम्प मास्टर कोर्स बनाया है, जिस पे मैं एकदम स्क्रैच से लेके एकदम एडवांस लेवल तक करके बताऊंगा। और आपको तो पता ही है कि मैं जितना वीडियो डालता हूँ वो रैंक करता है यूट्यूब पे भी, और ब्लॉगिंग के आर्टिकल भी बहुत अच्छे से रैंक करते हैं। तो अगर आपको एक कोर्स चाहिए, एकदम मास्टरी करना है आपको इसमें और पैसे बनाने हैं, तो 799 रुपीज़ का मेरा ये कोर्स है। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं। 799 ये दूसरों के लिए है, मेरे यूज़र के लिए ये पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 199 रुपीज़ का। सो उसके लिए आपको मेरी इस वेबसाइट पे आ जाना है, और यहाँ से बाय नाउ पे आप क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस पे आपको एकदम बिगिनर से एडवांस लेवल तक एकदम हाथ पकड़ के जो सिखाते हैं ना, पूरा वही सिखाया जाएगा, एकदम पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा। और अगर आप मेरे कोई वीडियो देख करके आए हो तो आपको तो पता ही है मैं बहुत सारे पोस्ट को रैंक ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मेरे को अच्छी महारत हासिल है इस पर। सो आपको जस्ट बाय नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ से बाय नाउ फॉर 199 रुपीज़ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद QR कोड आएगा या UPI आएगा, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं मेरे फुल कोर्स पे। इस वीडियो पे हम लोग समझेंगे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट और इमेज का SEO, वो हम सीखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसको मिस मत करना। और पिछला वीडियो नहीं देखो तो पहले उसको देख लो। तो देखो, सबसे पहले ऑल्ट टेक्स्ट, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है वो हम समझते हैं। तो कोई भी इमेज होता है, अगर वो गूगल पे अच्छे से लोड नहीं हो पाता तो उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले होता है। जैसे आप कुछ भी चीज़ सर्च किए, जैसे आप बेस्ट शू शॉप इन मुंबई, ऐसा आपको सर्च किए, और किसी वजह से इंटरनेट स्लो होने की वजह से मान लो वो इमेज लोड नहीं हो पा रहा है, तो इमेज तो नहीं आएगा, पर जो इमेज का जो ऑल्ट टेक्स्ट होगा ना वो डिस्प्ले हो जाएगा, जिससे यूज़र को ये पता चलता है कि यहाँ पे जो इमेज थी वो एक बेस्ट शूज़ इन मुंबई की थी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप लोग ये मेरे ब्लॉग पे देख सकते हो, ये मेरा ब्लॉग है, यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे एक इमेज है। तो अभी हम लोग एक ऑल्ट टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो ऑल्ट टेक्स्ट, तो ये जो मेरा इमेज है उसका ऑल्ट टेक्स्ट हुआ है ये, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके SEO के लिए भी। ऑल्ट टेक्स्ट इसलिए डालना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कहीं आपका इमेज लोड नहीं हुआ तो ये टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, जिससे यूज़र को और क्रॉलर को पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या चीज़ था, उसकी पोजीशनिंग क्या थी, वो समझ में आ जाता है। बट इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ इतनी सी नहीं है, आपका आर्टिकल को रैंक करने के लिए भी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। अब जो भी कर रहा हूँ मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च करके देखो, वॉरजोन सेफ मोड फिक्स, ये एक प्रकार का एरर है, ठीक है। ये एक प्रकार का एरर है। मैं गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट भी बनाता हूँ, और मैं यूट्यूब में भी SEO करता हूँ, अपने ब्लॉग में भी करता हूँ। तो यूट्यूब का भी मेरा कोर्स जल्द ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बॉर्न टू प्ले गेम्स, और यहाँ पे तीनों के तीनों वीडियो मेरे डिस्प्ले हो रहे हैं गूगल के सर्च रिज़ल्ट पे। गूगल के सर्च रिज़ल्ट पे भाई साहब, यूट्यूब पे भी नहीं, है ना। और ये सब इसलिए हो पाया है क्योंकि मैं इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट अच्छे से किया हूँ। इमेज का आप ऑप्टिमाइजेशन जब आप अच्छे से करोगे तो गूगल को जल्दी पता चल जाता है कि आपका आर्टिकल किस बारे में, है ना।
साथ में यहाँ पे अगर मैं पीपल अल्सो आस्क में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी मेरा ही थंबनेल है, इसका भी ऑल्ट टेक्स्ट में कुछ दिया होगा, समझ रहे हो। मैं इधर सर्च क्या किया, वॉरजोन सेफ मोड फिक्स, ये एक टाइटल हुआ मेरा, है ना। सेम टाइटल मैं इमेज में भी डाला था, तो इमेज के माध्यम से गूगल को समझ आया कि भाई मैं ये इमेज को सामने कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं शायद ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। वॉरजोन सेफ मोड जब भी कोई सर्च करे तो ये गूगल मेरे इस इमेज को आगे कर देगा, और जब इस इमेज को आगे कर देगा तो इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो मुझे व्यूज़ आएंगे, है ना। तो ये है ऑल्ट टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस। यहीं पे मैं हाउ डू आई फिक्स सेफ मोड ऑन वॉरजोन में मैं क्लिक किया, ये भी मेरा ही आर्टिकल है भाई साहब। मतलब देख रहे हो गूगल पे मेरा कीवर्ड ही छाया हुआ है, मतलब मैं जिसके ऊपर आर्टिकल लिख दिया वो रैंक कर ही रहा है। तो ऑल्ट टेक्स्ट की आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हो। देखो यहाँ पे मैं सिर्फ मेथड नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं वॉरजोन सेफ मोड फिक्स सर्च किया तो यहाँ पे जितने आ रहे हैं ये पूरे मेरे ही हैं। उसके बाद यहाँ पीपल अल्सो आस्क में भी ये भी मेरा आ रहा है, और यहाँ पर भी मेरा ही आ रहा है, और यहाँ पे नीचे करोगे तो यहाँ पर भी मेरा ही कंटेंट है। तो ये हो क्यों रहा है भाई, ये जो आप इमेज देख रहे हो ये ऑल्ट टेक्स्ट की वजह से है। और मैं ऑल्ट टेक्स्ट आपको बता चुका हूँ कि आप इमेज में आप टाइटल घुसेड़ोगे, कीवर्ड घुसेड़ोगे, टैग घुसेड़ोगे, मतलब आप इमेज को एसईओ के लिए यूज़ कर सकते हो। गूगल के सर्च वाला जो फीचर है ना, अगर मैं इधर इमेजेस में जाऊँ तो यहाँ पे जो जो इमेजेस हैं, ये इमेज भी मेरा है, 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 ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। मतलब गूगल का जो इमेजेस वाला सेक्शन है मैं उसके थ्रू भी अपने आर्टिकल को रैंक कर पाता हूँ। समझ में आ रहा है। चाहे मैं यूट्यूब की बात करूँ चाहे अपने ब्लॉग पोस्ट की बात करूँ, ऑल्ट टेक्स्ट की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हो यहाँ पे इमेज है, तो यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट क्या डला है, WWE गेम्स ऑन एंड्रॉयड 2 GB रैम। मैं जिस पोस्ट को एक रेफरेंस की तरह यूज़ कर रहा था मैं उसी का दिखा रहा हूँ ऑल्ट टेक्स्ट डाल के, WWE गेम्स ऑन एंड्रॉयड फ़ोन। अभी मैं ये भी दिखाऊंगा इसको डालते कैसे। अब हम लोग समझेंगे कि ऑल्ट टेक्स्ट को डालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एसईओ फ्रेंडली तरीका क्या है, तो उसको हम लोग बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो ऑल्ट इमेज टेक्स्ट है या ऑल्ट टेक्स्ट है या अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, जो भी बोल लो, ये क्रॉलर को हेल्प करता है ये समझने के लिए कि ये कंटेंट किस बारे में। जैसा कि मैं आपको एक पोस्ट में सबसे पहले लेक्चर में मैं आपको ये बताया था कि एक क्रॉलर होता है, गूगल का बॉट होता है जो आपकी वेबसाइट में आकर के विज़िट करता है, और जब वो आकर के उधर विज़िट करता है तो उसके बाद वो हर एक चीज़ को छानबीन करता है, आपका टाइटल को भी, टैग को भी, डिस्क्रिप्शन को भी, H1 टैग वगैरह सब चीज़ को छानबीन करता है। उसी वक्त वो आपके इमेजेस को भी खंगाल के देखता है, आपके इमेजेस को भी सर्च करके देखता है। तो आपके इमेजेस के अंदर में भी अगर उसको कीवर्ड, टाइटल, ये सब चीज़ मिलता है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़। तो जब भी कोई क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आया और उसको इमेजेस के अंदर में कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इस टाइप की कुछ कुछ चीज़ें मिलती है, तो वो आपके गूगल की जो सर्च में आने के चांसेस को और बढ़ा देता है। जैसे कि मैं आपको जो प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाया वो ऑल्ट टेक्स्ट की वजह से ही हो पाया, क्योंकि वो भाई समझ गया ना, क्रॉलर समझ गया कि लोग इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो मैं इसका आर्टिकल को दिखाऊंगा, है ना। अब इसके साथ में यहाँ पे देखो कीवर्ड, टाइटल, टैग, इसका क्या मतलब है कि जो भी अभी डालते कैसे वो भी मैं बताऊंगा, पर पहले इसको सुनो। जो भी आप ऑल्ट टेक्स्ट डालोगे उसमें आपका कीवर्ड हो सकता है, टाइटल भी हो सकता है, टैग भी हो सकता है, बट स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा टाइटल क्या था, हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन, है ना। तो मैं एज इट इज़ उसी को उठा करके इमेज में नहीं डाला, मैं क्या डाला, WWE गेम्स ऑन मोबाइल फ़ोन। देखो ऑल्ट टेक्स्ट डालने का सीधा तरीका ये है, आप कोई भी इमेज को अपलोड किए ना, वो इमेज में ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेस्ट करने का आता है ऑल्ट टेक्स्ट को, बस इतनी सी बात है। और आगे भी देखेंगे इस चीज़ को।
सोचने वाली बात यह है, मैं एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट नहीं किया हूँ, मैं उसी चीज़ को थोड़े अलग ढंग से लिखा, मीनिंग वही निकल रहा है, थोड़ा उसको अलग तरीके से लिखा। तो आपको भी बार बार वही चीज़ नहीं चेपना है, आपको भी थोड़ी बुद्धि से काम लेना है, हर जगह वही चीज़ नहीं चेपना है। हाँ, उसका सिनोनिम चेप सकते हो, जैसे ये एंड्रॉयड की जगह मैं कहीं कहीं पे मोबाइल यूज़ कर दूंगा। अब मेरे इसी आर्टिकल में इमेज और भी जगह, जैसे यहाँ पर भी एक इमेज है ना, और इसमें तो खैर ज़्यादा यूज़ नहीं किया, दूसरे आर्टिकल का दिखाता हूँ। तो इमेज देखो यहाँ पर भी यूज़ हुआ है ना, यहाँ पे भी इमेज यूज़ हुआ है। तो जहाँ कहीं भी आपका इमेज यूज़ हो वहाँ पे आप टाइटल टैग या किसी भी प्रकार के कीवर्ड को उस इमेज के अंदर घुसेड़ सकते हो, ताकि एसईओ में वो आपकी बहुत मदद करे। बट फिर से मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। कीवर्ड स्टफिंग बोलने का ये मतलब हाउ टू प्ले WWE गेम्स ऑन मोबाइल एज इट इज़ कॉपी करके। मान लो आप 5 इमेज डाले हो अपने आर्टिकल में, तो 5 इमेज में यही टाइटल नहीं डालना है ना, वो गलत बात हो जाएगी, है ना। 5 इमेज डाले मान लो आप अपने एक आर्टिकल पे, तो 5 में ये सेम टाइटल नहीं डालना है, थोड़ा सा आगे पीछे करके डालना है। जैसे प्ले WWE गेम्स ऑन 2 GB रैम, है ना, प्ले WWE ऑन एंड्रॉयड फ़ोन, प्ले WWE गेम विदाउट लैग, ऐसा 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 करके। तो ऐसा थोड़ा छेड़छाड़ कर करके आपको ऑल्ट टेक्स्ट का फ़ायदा उठाना है। अब आगे देखते हैं कि जो ऑल्ट टेक्स्ट है उस जो इमेज है, टेक्स्ट की बात तो हम समझ गए, जो इमेज है उसकी साइज़ ना कम होगी ना, तो रैंक करने में ज़्यादा आसानी होगी। आपकी इमेज की साइज़ जितनी हल्की होगी उतना ज़्यादा चांस है कि वो गूगल के सर्च रिज़ल्ट पे ऐसे टॉप पे बुलक के आ जाए। जैसे कि मैं आपको इधर दिखाया था ना, अगर आप सर्च करोगे वॉरज़ोन सेफ मोड, तो इन लोग क्यों आ पाए, क्योंकि इसका जो अगर आप इमेज का साइज़ देखोगे ना, मतलब 100 KB से कम है, 90 KB, 40 KB। तो जब इतना छोटा इमेज है तो इसको गूगल में मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोला जाए, सर्च रिज़ल्ट में आने में ज़्यादा लोड नहीं लेता है। अगर ज़्यादा इंटरनेट का ये कंजम्पशन नहीं करेगा तो जल्दी से पॉपअप होगा, और जल्दी से पॉपअप होगा वो आपके एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो जो मेरा जो अभी जो स्टार्टिंग का जो लेक्चर चल रहा है ना, वो कॉन्सेप्ट वाला है, ताकि आप लोग इंटरनेट कैसे काम करते हैं उसको अच्छे से समझ जाओ, एक यूज़र की तरह बस मत रहो। आपको अगर ये समझ आ गया कि गूगल कैसे काम करता है, तो आप कैसे काम करोगे वो भी समझ में आ जाएगा। तो जो इमेज की साइज़ छोटी होगी वो रैंक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको इमेज को कंप्रेस भी करना होता है। तो इमेज को कंप्रेस करने के लिए सिंपली क्या कर सकते हो, जैसे कि ये मेरा इमेज है, इसका साइज़ अभी देख लेते प्रॉपर्टीज़ में जाके, 87 KB है ना, ये ऑलरेडी कम है। बट अगर ये बहुत बड़ा होता, जैसे MB वगैरह में होता, तो मैं क्या करता, इसे मैं पेंट में ओपन करता, रीसाइज में जाता, और रीसाइज में जाने के बाद पिक्सल में जाता, और इसको चेक रहने देता मैं परसेंटेज में जाता, और इसका मैं सीधा 30% में इसको कम कर देता। देखो ये कितना छोटा हो गया, और मैं इसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं इसकी साइज़ देखूँगा तो ये कम हो करके 68 KB का हो चुका है। तो जितना कम करोगे उतनी अच्छी बात है, बट इतना कम भी मत कर देना कि क्रॉलर को ही समझ में ना आए कि ये इमेज क्या चीज़ का है ना। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। और इसके बाद का पॉइंट हमारा ये है कि जो आपका जो ऑल्ट टेक्स्ट होना चाहिए, जो इमेज में आप टेक्स्ट डाल रहे हो, उसमें कीवर्ड का ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्ती कॉपी पेस्ट कर दिए, ये चीज़ गलत है। नेचुरल लगना चाहिए वो चीज़, है ना। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ये आपका इमेज है तो ऑल्ट टेक्स्ट उसके नीचे में छोटा सा ऐसा लिखा हुआ दिखता है। इसके साथ में इमेज को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप एक चीज़ और कर सकते हो। ये तो बात हो गई आप जो इमेज को जो अपलोड कर रहे हो तो उसका जो टेक्स्ट डाल रहे हो उसकी बात हो गई है ना। पर जो आप जो इमेज जो बनाए हो उसमें भी वो टेक्स्ट होने चाहिए जो आपके कीवर्ड हैं, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन में है, वो कीवर्ड आपकी इमेज में भी होने चाहिए। जैसे कि ये मेरा इमेज है जो मेरा गूगल में रैंक कर रहा है, और उसी के नीचे एक और रैंक कर रहा है, उसका भी दिखाता हूँ। तो देखो वॉरज़ोन सेफ मोड, तो ये वॉरज़ोन वाला कीवर्ड आया मेरा, है ना, और सेफ मोड वाला कीवर्ड भी आया, है ना, फिक्स वाला कीवर्ड भी आया, ये हो गया। इसके साथ में मैं आपको एक और दिखाता हूँ, हाउ डू आई फिक्स सेफ मोड
देखो ये भी मेरा है ना, रन इन सेफ मोड, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे रन इन सेफ मोड, ये जो कीवर्ड है वो आपके इमेज के अंदर भी होना चाहिए, मतलब इमेज में भी होना चाहिए, और जो आप इमेज को अपलोड करोगे तो उसके ऑल्ट टेक्स्ट में भी होने चाहिए। अब मैं फाइनली आपको बताता हूँ ऑल्ट टेक्स्ट डालते कैसे। आ जाते हैं हम लोग अपने ब्लॉग पे, ये हम लोग अभी ब्लॉग पे आ चुके हैं। अब हम लोग ऑल्ट टेक्स्ट डालने के लिए क्या करेंगे, इस प्लस के बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे इमेजेस, जैसे हम लोग इमेज को अपलोड करते हैं, और यहाँ से मैं अपलोड इमेज में चले जाऊँगा। अब जैसे मान लो मेरे को ये इमेज अपलोड करनी है तो मैं इसको क्लिक कर दिया, और ये जो ऐड कैप्शन लिखा है ना, यहीं पे हमको अपना ऑल्ट टेक्स्ट डालना है। तो जैसे कि मेरा टाइटल क्या है, जैसे ये मेरा इमेज है उसमें क्या लिखा है, लॉगिंग इनटू ऑनलाइन सर्विस, तो मेरे को बस वही चीज़ लिख देनी है यहाँ पे, लॉगिंग इनटू ऑनलाइन सर्विस। ये मेरा ऑल टेक्स्ट हो जाएगा और मैं एंटर दबा दूंगा तो ये सेव हो गया। मैं और इसको सेंटर में भी कर सकता हूँ। ये देखो, ये ऑल टेक्स्ट ऐसा होता है ना। तो ये ऑल टेक्स्ट करना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से आपका इमेज गूगल पे रैंक करता है। तो आगे के वीडियो में भी ऐसे छुट-पुट वाले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये भी प्रैक्टिकल ही है ठीक है। तो वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बता सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने ब्लॉगिंग एंड एसईओ का एक फुल बूट कैम्प मास्टर कोर्स बनाया है, जिस पे मैं एकदम स्क्रैच से लेके एकदम एडवांस लेवल तक करके बताऊंगा। और आपको तो पता ही है कि मैं जितना वीडियो डालता हूँ वो रैंक करता है यूट्यूब पे भी, और ब्लॉगिंग के आर्टिकल भी बहुत अच्छे से रैंक करते हैं। तो अगर आपको एक कोर्स चाहिए, एकदम मास्टरी करना है आपको इसमें और पैसे बनाने हैं, तो 799 रुपीज़ का मेरा ये कोर्स है। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं, 799 ये दूसरों के लिए है, मेरे यूज़र के लिए ये पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 199 रुपीज़ का। सो उसके लिए आपको मेरी इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से बाय नाउ पे आप क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस पे आपको एकदम बिगिनर से एडवांस लेवल तक एकदम हाथ पकड़ के जो सिखाते हैं ना, पूरा वही सिखाया जाएगा, एकदम पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा। और अगर आप मेरे कोई वीडियो देख करके आए हो तो आपको तो पता ही है मैं बहुत सारे पोस्ट को रैंक ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मेरे को अच्छी महारत हासिल है इस पर। सो आपको जस्ट बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ से बाय नाउ फॉर 199 रुपीज़ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद QR कोड आएगा या UPI आएगा, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं मेरे फुल कोर्स पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि साइट मैप क्या होता है और साइट मैप का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम सरल शब्दों में बता देता हूँ। साइट मैप का मतलब होता है एक प्रकार का मैप जिसको देख करके क्रॉलर आपके वेबसाइट में विजिट करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, तो आपको उनको बताना पड़ता है कि बाथरूम उस तरफ है, टॉयलेट इस तरफ है, बेडरूम उस तरफ है। खैर बेडरूम का ही बताओगे, बट आपको एक मैप बताना पड़ता है कि यहाँ से हमारा किचन है, यहाँ पे हमारा ये है, यहाँ पे हमारा वो है। बेसिकली जो अनजान व्यक्ति आपके घर में अगर आया है तो उसको आपके घर का तो वो लोकेशन पता नहीं है, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर बाथरूम है, कुछ नहीं पता है, तो आपको उनको गाइड करना पड़ता है। सिमिलरली जब क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है तो आपको भी उसको गाइड करना पड़ता है कि आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर एकदम फालतू सा है, मतलब कोई क्रॉलर उसमें घुसा, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि होम किधर है, अबाउट अस पेज किधर है, कॉन्टैक्ट अस पेज किधर है, ब्लॉग पेज किधर है, तो बड़ी दिक्कत की बात होती है। जैसा कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है होम, ये है होम, और होम के अंदर में प्रॉपर कैटेगराइज है प्रोडक्ट पेज, सॉल्यूशन पेज, ब्लॉग पेज। तो ये बेसिकली क्या किया, कस्टमाइज़ किया उसको, ठीक है, उसको एक क्लासिफिकेशन वे में आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो इससे आपको समझ में क्या आ रहा है कि एक होम है भाई साहब, एक होम है, होम के अंदर में 3-4 ठो कैटेगरी है, प्रोडक्ट, सॉल्यूशन, ब्लॉग, और प्रोडक्ट के अंदर में भी 2 और कैटेगरी है, टूर है, ट्रायल है। तो इससे होता क्या है, क्रॉलर जब भी आपकी वेबसाइट में आता है
तो उसको पूरा एक मैप समझ में आता है। अच्छा बेटा, 4 ठोक अलग अलग कैटेगरी है, फिर उनके अंदर में उनकी एक सब कैटेगरी अलग अलग है ना। तो इससे क्रॉलर को समझ में आता है कि आपकी वेबसाइट में कहाँ से कौन से वो पेज में जाएगा, है ना। उसको रास्ता प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि मैं इतने देर से बोल रहा हूँ कि क्रॉलर आपकी वेबसाइट में आता है, तो चलो अब उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यह है क्रॉलर या तो स्पाइडर, मैं आपको पहले ही लेक्चर पे बता चुका हूँ। तो ये क्या करता है, आपकी वेबसाइट में विज़िट करता है, अलग अलग जगह जा कर के घूमता है, फिर कुछ डेटा जो इसको समझ में आती है वो डेटा अपने साथ ले कर के जाता है, और एक मशीन होती है, एक होस्ट सर्वर होता है, जिसको जा कर के वो डिटेल को देता है ना। अब अगर क्रॉलर आपकी चीज़ें अच्छे से समझ गया, आपके पेज के बारे में समझ गया कि उसके पेज के अंदर में कंटेंट किस टाइप का है, तो जा कर के मशीन को बता देता है और आपका पोस्ट इंडेक्स हो जाता है। और अगर क्रॉलर को समझ में नहीं आता, अगर क्रॉलर को दिक्कत पैदा हो जाती है आपकी वेबसाइट में क्रॉल करते हुए, घूमते हुए, है ना, तो इंडेक्स तो छोड़ दो, फिर वो एसईओ उधर ही ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि क्रॉलर को सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएँ। अब यहाँ पर देखो, क्रॉलर है स्पाइडर, ये मेरी वेबसाइट विज़िट किया। मेरी वेबसाइट का नाम है creatorsyoga.com। तो ये creatorsyoga.com में जब अंदर आता है तो इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक एक मैप मिल जाता है, ठीक है। और वो मैप मिलेगा कैसे वो भी बताऊँगा, पर इसको सबसे पहले एक होम पेज मिलता है। ये रहा हमारा होम पेज। सबसे पहले इसको होम पेज मिलता है। होम पेज के बाद इसको मिलता है एक ब्लॉग वाला पेज मिलता है। ये समझ में आ रहा है, ब्लॉग मिलता है। और उस ब्लॉग के अंदर में भी इसको समझ में आ रहा है कि ब्लॉग के अंदर में अलग अलग प्रकार के आर्टिकल पड़े हुए हैं, है ना। फिर इसके बाद इसको दिखता है एक अबाउट अस नाम का पेज, जहाँ पर मेरी वेबसाइट से रिलेटेड बहुत सारा कुछ उसका डिटेल लिखा है कि हम मतलब गेमिंग वेबसाइट है, हम क्या बनाते हैं इसमें, तो वो सब अबाउट अस पेज के अंदर में उसको मिलेगा। फिर वो जाता है कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर, क्रॉलर कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर जाएगा। फिर कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर जाने के बाद उसको समझ आता है कि यहाँ पे इस बंदे का फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस हमको मिल जाएगा। फिर क्रॉलर प्राइवेसी पॉलिसी पेज में जाएगा और वहाँ पे वो टर्म्स एंड कंडीशन टाइप की चीज़ को पढ़ लेगा। तो बेसिकली इतना लंबा जो मैं आपको बताया उससे आपको समझ में क्या आया कि जो क्रॉलर आ रहा है उसको एक मैप मिल रहा है, एक प्रॉपर पाथ मिल रहा है। जैसे ही वो आपके वेबसाइट पे आया, उसको समझ में आ गया कि एक सबसे पहले एक होम पेज है ना। होम पेज के अंदर में 4-5 प्रकार की अलग अलग कैटेगरी की फोल्डर बने हुए हैं। जैसे ब्लॉग का एक बना हुआ है, अबाउट अस का अलग बना है, कॉन्टेक्ट अस का अलग बना है, प्राइवेसी पॉलिसी का अलग बना है, सबके सब पैरेलल में बने हुए हैं। फिर उसके अंडर में जो ब्लॉग है उसके अंदर में बहुत सारे आर्टिकल पड़े हुए हैं। इसको कंटेंट समझ में आ गया। तो क्रॉलर को जितनी आसानी से आप अपनी चीज़ें समझा पाओ, एसईओ में वो उतना ही बेनिफिशियल है। अगर क्रॉलर को आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया ना, तो आपका किसी भी आर्टिकल को इंडेक्स नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए ये ज़रूरी है प्रॉपर कस्टमाइजेशन अच्छे से होना चाहिए। अब अगर आपको साइट मैप का एकदम कुछ भी नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने वर्डप्रेस के लॉगिन पेज पे आ जाना है और वहाँ से आपको प्लगइन में जाना है। अगर आप अभी तक साइट मैप जैसा कुछ काम नहीं किए हो, उसके बाद यहाँ पर जो सर्च है वहाँ पर आप या तो योस्ट एसईओ यूज़ कर लो या तो रैंक मैथ यूज़ कर लो। दोनों में से कोई सा भी आप प्लगइन यूज़ कर लो, आपका साइट मैप ऑटोमेटिकली बन जाता है। उसमें आपको कोई नया तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहे ये योस्ट प्लगइन इंस्टॉल कर लो, चाहे रैंक मैथ इंस्टॉल कर लो, आपका काम हो जाएगा, आपका साइट मैप बन जाएगा। उसके बाद जो आपका जो सर्च कंसोल होता है, आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। अगर आप नहीं किए हो तो देखो, रैंक मैथ इंस्टॉल कर लो या तो योस्ट एसईओ इंस्टॉल कर लो, है ना। वो आपका साइट मैप ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपका साइट का मैप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर आप अभी तक गूगल किट इंस्टॉल नहीं किए हो तो गूगल किट भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। गूगल किट कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसके अंदर में आपको सर्च कंसोल का अकाउंट बना लेना है, एनालिटिक्स का अकाउंट बना लेना है। अगर आप थोड़ा बहुत वर्डप्रेस अभी तक यूज़ किए हो तो ये शायद आप कर लिए होगे, और नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, बना लेना अकाउंट, सर्च कंसोल का अकाउंट बना लेना। तो हमको सर्च कंसोल के अंदर में घुसना है ना।
तो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप या तो योस्ट एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर लियो या तो रैंक मैथ इंस्टॉल कर लियो। दोनों में से आप कोई सा भी इंस्टॉल कर लो, आपका साइट मैप ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमें इसे गूगल के सर्च कंसोल पे पेस्ट करना होता है। तो जो आपका ये है, आपको मैं अभी गूगल किट इंस्टॉल करवाया था, गूगल किट। तो गूगल किट में यहाँ पर जो सर्च कंसोल है वहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना है, ठीक है। वो आप बना लोगे, शायद तक कि आपका बन चुका होगा, अगर नहीं बनाया होगा तो बना लेना। फिर सर्च कंसोल कुछ इस प्रकार का आपका खुलता है ना। देखो यूट्यूब पे इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियो है। फिलहाल मेरा टॉपिक एसईओ और ब्लॉगिंग है, तो मैं उससे ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, फिर भी मैं आप लोगों को एक बता रहा हूँ, है ना। अब आपको क्या करना है, आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम आपको गूगल में लिखना है। जब आप योस्ट या तो रैंक मैथ इंस्टॉल कर लियो तब फिर ये जो .com तक करके आपको मिटा देना है और यहाँ पर लिखना है साइट मैप .xml, यानी कि आपको अपने वेबसाइट का नाम .com तक करके या .in तक करके जो भी है सब डोमेन तक के लिखना है। उसके बाद स्लैश डाल करके साइट मैप .xml, उसके बाद एंटर आपको दबा देना है। तो अगर आपका साइट मैप सक्सेसफुली बन चुका होगा तो ऐसा कोई पेज आ जाएगा, और अगर नहीं बना होगा तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना साइट मैप कैसे बनाते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में इधर जाऊँगा तो हम लोग मेन टॉपिक से हट जाएंगे। अब यहाँ पर जो URL आपका बन करके आया है वो थोड़ा एक अलग टाइप का URL बन करके आया है। आपको इसको कॉपी करना है और जो सर्च कंसोल होता है उसमें साइट मैप वाले सेक्शन में आ करके आपको इसको पेस्ट कर देना होता है। सिर्फ साइट मैप इंडेक्स इसको बस पेस्ट करना होता है, फिर सबमिट कर देना होता है। उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, तो आप साइट मैप सबमिट कर चुके हो। अब मैं बताता हूँ इतना जो मैं प्रोसेस बताया इसको करने से होता क्या है। जैसे ही मैं साइट मैप को सबमिट करता हूँ, जैसे ही मैं साइट मैप को यहाँ पे सबमिट किया, इसका ये मतलब है मैं क्रॉलर को इनवाइट भी कर दिया। जो मेरा क्रॉलर था ये स्पाइडर, उसको मैं इनवाइट कर दिया, भाई मेरी वेबसाइट पे एक नया पोस्ट डाला है, आकर के विज़िट कर ले। तो जो क्रॉलर क्या करेगा, मेरे साइट मैप सबमिट करने के बाद मेरी वेबसाइट पे फिर से आएगा, है ना। और मेरी वेबसाइट इस टाइम तक करके एक अच्छा कस्टमाइज फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जो मैं आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया था, जो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताया था ना कि एक होम होना चाहिए, होम के अंदर में प्रॉपर सिस्टमेटिक अलग अलग फ़ोल्डर होने चाहिए। जैसे ब्लॉग का एक अलग फ़ोल्डर हो गया, मान लो ये ब्लॉग का फ़ोल्डर हो गया, ये अबाउट अस हो गया, प्रॉपर सिस्टमेटिक होना चाहिए सारी चीज़ें। तो उस स्ट्रक्चर के अंदर में आएगा, पूरे पेज को क्रॉल करेगा, घूमेगा उमेगा, है ना। और उसके बाद उसको समझ में आ जाता है कौन सा पोस्ट को कैसे रैंक करना है। तो साइट मैप की यहाँ पे इम्पोर्टेंस होती है। एक चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, अगर आपकी वेबसाइट अच्छे से कस्टमाइज़ नहीं है कुछ इस तरीके से बोलने का मतलब कि प्रॉपर एक होम पेज है, फिर होम पेज के अंदर में सिस्टमेटिक तरीके से एक अलग फ़ोल्डर है, फिर अबाउट अस का एक अलग फ़ोल्डर है, ऐसा अलग अलग फ़ोल्डर है, और उसके अंदर में भी अलग अलग कंटेंट सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज्ड हैं। अगर आपका वेबसाइट ऐसे नहीं है तो यूट्यूब में कोई सा भी वीडियो देख करके अपनी वेबसाइट को पहले अच्छे से कस्टमाइज़ कर लो, है ना। आपकी वेबसाइट अच्छे से कस्टमाइज़ होनी चाहिए। जब क्रॉलर आता है ना, और सपोज़ ये हाउ टू प्ले WWE गेम्स, मान लो इस पोस्ट में गया, इस पोस्ट के अंदर गया। अब इस पोस्ट के अंदर हो सकता है इसको बहुत सारे वर्ड के कंटेंट मिले, आपको दिखा रहा हूँ मैं। हो सकता है इस पोस्ट को जब वो ओपन करे तो उसके बाद उसको बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ने को मिले, बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ने को मिले। और बहुत सारे पैराग्राफ पढ़ने के बाद हो सकता है यहाँ पे एक लिंक हो, यहाँ पे एक लिंक हो जो कि क्रॉलर को यहाँ से लेकर के इस वाले पोस्ट पे भेज देगा। और हो सकता है हाउ टू फिक्स एरर इन वॉरजोन वाले आर्टिकल में बीच में कहीं पे एक ऐसा लिंक हो जो इस सेकंड वाले में भेज रहा होगा। इंटरलिंकिंग बोलते हैं इसको, आगे डिस्कस करेंगे। ये भी साइट मैप का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्रॉलर को समझ में आना चाहिए कि अगर मैं फर्स्ट पेज में गया तो मैं फर्स्ट पेज के थ्रू गया, फिर वहाँ पे मुझे एक लिंक मिला जो मुझे थर्ड पेज पे लेकर के जा रहा है, और थर्ड पेज पे मेरे को एक लिंक मिला जो मेरे को सेकंड पेज पे लेके जा रहा है। ये जो इंटरलिंकिंग का प्रोसेस है ये भी क्रॉलर को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और जो इंटरलिंकिंग वाला जो प्रोसेस है ना, बैकलिंक वाला, उसके ऊपर मैं सेपरेट बात करूँगा,
तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पर समझ नहीं आया तो कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ गया तो बहुत ज़ोरदार बात है। ठीक है, तो ये था साइट मैप की इम्पोर्टेंस। मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपका वेबसाइट प्रॉपर मैनर में यहाँ पे अरेंज नहीं है इस तरीके से, तो आपको इस पे ज़रूर काम करना चाहिए। प्रॉपर एक होम पेज है और होम पेज के अंदर में पूरा डिफाइन होना चाहिए कि कौन से फोल्डर के बाद क्रॉलर कहाँ जाएगा। तो वेबसाइट को कस्टमाइज़ अच्छे से कर लेना, है ना। इसके बाद के वीडियो पे हम लोग आगे की चीज़ें समझेंगे। आई होप यहाँ तक कुछ समझ आ गया होगा आपको। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसे बनाते हैं और उसका क्या महत्व है हमारे पोस्ट को रैंक करने में। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता। तो यहाँ पे मेरा एक पोस्ट आप लोग देख सकते हो जिसका टाइटल है योर अकाउंट इज़ बीइंग रिव्यूड MW2 फिक्स। ये उसका टाइटल हो गया। अब मैं अगर इसको गूगल में सर्च करके देखता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेकेंड नंबर पे मेरा ही पोस्ट रैंक कर रहा है। सेकेंड नंबर पे मेरा ही पोस्ट रैंक कर रहा है। और इसका रैंक करने का क्या कारण हो सकता है भैया? इसका रैंक करने का कारण है कि मैं इसका एसईओ ऑब्वियसली अच्छे से किया हूँ, और मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ मैं इसका एसईओ कहाँ कहाँ पे किया हूँ। देखो, मैं इसके टाइटल में किया हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के वर्ड्स को ढूंढोगे तो टारगेटेड कीवर्ड आपको मिलेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर आप नीचे करोगे तो यहाँ पर H1 में भी मैं यूज़ किया हूँ और H1 के डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किया हूँ। फिर इसको हटा लेते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो इमेजेस है उसमें ऑल टेक्स्ट में भी मैं कीवर्ड वगैरह को यूज़ किया हूँ। तो ये सब करने से चांसेस बढ़ जाती है आपके रैंक करने की। फिर मैं H2 में भी रैंक किया हूँ, ये H2 है। फिर उसके डिस्क्रिप्शन और इमेजेस में किया हूँ। मतलब जहाँ जहाँ मेरे को मौका मिले मैं कीवर्ड को चेपा हूँ, है ना। सीधी सी बात है। तो अगर इसको आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये मेरी फर्स्ट पोजीशन पे आ रही है। मतलब ये वेबसाइट मेरी सिर्फ 1 महीने पुरानी है, तो वो जज मत करना, इसको तो फर्स्ट में आना चाहिए करके, इतना भी नहीं भाई। अब देखो इसका आप यूआरएल को चेक करो, ये है इसका यूआरएल। अभी तो ये डैश 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 दिख रहा है क्योंकि यूआरएल थोड़ा सा लंबा है जो एक बार में कवर नहीं हो रहा है। पर अगर आप इसका यूआरएल को भी देखोगे तो उसके अंदर में भी मेरे कीवर्ड, टाइटल ये आपको देखने को मिल जाएंगे छोटे से। तो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल की ये इंपॉर्टेंस होती है। अब समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो स्लग और यूआरएल में क्या डिफरेंस होता है। देखो, यूआरएल और परमालिंक में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है। स्लग को थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो, जैसे कि creatorsyoga.com/ ऐसे करके जो पूरा यहाँ तक लिखा है, ये मेरा पूरा एक बड़ा सा हो गया क्या, यूआरएल। ये पूरा मेरा यूआरएल हो गया। बट अगर मैं बात करूँ स्लग की, तो डोमेन नेम के बाद जो भी चीज़ बचता है वो होता है स्लग। तो डोमेन नेम के बाद मेरा पोस्ट का टाइटल ही मेरा स्लग कहला गया। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका टाइटल ही स्लग कहलाता है, नहीं, ऐसा तो मैं सेट किया हूँ। मैं क्या इंस्ट्रक्शन दिया अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को कि डोमेन नेम के बाद जो स्लग होता है उसमें मेरा पोस्ट का टाइटल होना चाहिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना मैं यहाँ पे डिसाइड किया हूँ। अब ये होता कैसा है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं समझाता हूँ आपको, है ना। सबसे पहले हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, और डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको परमालिंक्स में जाना है। अब ये परमालिंक्स और यूआरएल एक ही चीज़ होती है, स्लग थोड़ी सी अलग चीज़ होती है। स्लग मतलब कि डोमेन नेम को छोड़ करके जो बचता है ना आगे का लंदड़ फंदड़ वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं स्लग, जहाँ पे आप अपने यूआरएल को डाल सकते हो। अब यहाँ पर देखो, बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूआरएल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, परमालिंक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेन स्ट्रक्चर होता है। अभी प्लेन स्ट्रक्चर को मैं छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके कोई काम की चीज़ नहीं है, पर ये गलती मत करो, उसके लिए बता रहा हूँ आपको। अगर आप अपने परमालिंक या बोलो यूआरएल का स्ट्रक्चर को अगर आप प्लेन में सेलेक्ट करते हो, इसका क्या मतलब निकलता है मैं वो समझाता हूँ। इसका ये मतलब निकलता है कि आपका पहले https creatorsyoga.com यहाँ तक तो कॉमन है, इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। creatorsyoga.com ये जो भी आपका डोमेन नेम है
वो तो रहेगा ही रहेगा यूआरएल में स्टार्टिंग के पोजीशन में, वो कभी चेंज नहीं होता। हमारे हाथ में क्या कंट्रोल है, हम स्लग को चेंज कर सकते हैं। और जैसे कि मैं स्लग को आपके बारे में बताया, स्लग को आपके बारे में नहीं, आपको स्लग के बारे में बताया कि डोमेन नेम के बाद का जो हिस्सा बचता है ना, उसको बोलते हैं स्लग, डोमेन नेम के बाद का हिस्सा। तो यहाँ पे स्लग हमारा क्या हुआ, ये क्वेश्चन मार्क P इक्वल टू 1 2 3। अब ये बताओ इसका कोई एसईओ में कोई इम्पोर्टेंस है क्या? अगर आप अपने यूआरएल में कीवर्ड को चेपना चाह रहे हो, घुसेड़ना चाह रहे हो, तो P इक्वल टू 123 क्या कर रहा है यहाँ पे? इससे क्या आपका पोस्ट रैंक हो जाएगा? नहीं, ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत है। सिमिलरली अगर आप ये वाला यूआरएल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हो, डे एंड नेम वाला, ये तो और भी ज़्यादा बेकार है। ये क्यों बेकार है? क्योंकि इसमें फिर से चलो वो कॉमन चीज़ हमारा creatorsyoga.com आया, उसके बाद अगर हम स्लग की बात करें हैं तो स्लग में देख सकते हो ये आज का डेट लिखा हुआ है, ठीक है, या जब भी डेट। ये यूआरएल क्या बोलता है कि जब भी डोमेन नेम के बाद एक डेट लिखा जाएगा और उस डेट के बाद पोस्ट का टाइटल आ जाएगा, तो ये भी गंदा यूआरएल है और ये तो भाई बिल्कुल मत करना। सिमिलरली अगर आप ये वाला यूआरएल देखते हो तो मंथ एंड नेम वाला है। अब इसमें क्या दिक्कत है? अरे भाई आपको अगर अपना कीवर्ड को यूज़ करना है यूआरएल में, तो उसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्या रोल है? उससे थोड़ी रैंक करने वाला है। तो ये वाला भी बेकार है। न्यूमेरिक भी बकवास है, 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा रहेगा। आपके एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जहाँ जहाँ पे कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते वो चीज़ बेकार है। तो आपको कैसा यूआरएल बनाना है जिसमें आप कीवर्ड को अच्छे से डाल सको? बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छा कीवर्ड बनना चाहिए, कीवर्ड अच्छा यूआरएल वाला बनना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जो बेसिक लेवल के हो आपको जाना है पोस्ट नेम में जाना है, पोस्ट नेम में। और ये पोस्ट नेम में जाने से ये कैसा यूआरएल बनेगा मैं आपको बताता हूँ। डोमेन नेम रहेगा, पहले डोमेन नेम रहेगा और उसके जस्ट बाद आपका पोस्ट का टाइटल ही वहाँ पे एक यूआरएल के फॉर्म में बन जाएगा। कैसे बनेगा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये मेरा डोमेन नेम हुआ और ये हो गया मेरा पोस्ट का टाइटल, ये हो गया मेरा पोस्ट का टाइटल, है ना। तो ये रैंक कराने में बहुत फ़ायदेमंद है। इसी कारण मेरा पोस्ट रैंक करा है क्योंकि मैं इतनी सारी बारीक चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। और यहीं पे अगर ये जो स्लग वाला पार्ट है, जैसे कि मैं आपको बताया इसको स्लग बोलते हैं, इतना एरिया को स्लग बोलते हैं, डोमेन नेम के बाद का एरिया को। अगर यहाँ पे 1 2 3 @ ये सब होता तो मैं रैंक नहीं कर पाता भाई, है ना। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है। अब ये सीखते हैं इसको डालेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका वर्डप्रेस का जो सेटिंग वाला टैब है उसके सेटिंग में आने के बाद परमा लिंक में जाने के बाद आपको पोस्ट नेम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। पोस्ट नेम को सेलेक्ट करो, सेव करो। अच्छा, आप लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे मैं कस्टम स्ट्रक्चर में सेलेक्ट किया हूँ। ये एडवांस एसईओ का पार्ट है, वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे के वीडियो पर। फिलहाल आप पोस्ट नेम तक के समझो। जब तक आप पोस्ट नेम वाले यूआरएल को नहीं समझोगे तब तक आप एडवांस यूआरएल को नहीं समझ पाओगे। इसलिए पहले पोस्ट नेम में क्लिक करो। पोस्ट नेम में क्लिक करने के बाद आप अपने आप से पूछो कि आपका यूआरएल बनेगा कैसे। देखो, अपने आप से पूछो आपका यूआरएल बनेगा कैसे। पोस्ट नेम में क्लिक करने के बाद आपका डोमेन का नाम रहेगा। जैसे मेरा creatorsyoga.com है, तो आपका डोमेन का नाम रहेगा। फिर स्लैश के बाद आपका जो भी आर्टिकल का जो टाइटल है वो यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका टाइटल को रख देता है, और अगर आप चेंज करना चाहो तो भी कर लो, नहीं करना चाहो तो भी मत करो, है ना। तो ये अच्छा रोल प्ले करता है एसईओ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको चेंज कैसे करना है। ये करने के लिए आपको 2 टाइप के प्लगइन के यूज़ करना पड़ेगा, या तो योस्ट एसईओ या तो रैंक मैथ। योस्ट एसईओ, देखो आपको प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू में जाना है, और यहाँ से आप योस्ट एसईओ या तो रैंक मैथ, ये योस्ट एसईओ यूज़ कर लो, ये वाला योस्ट एसईओ यूज़ कर लो, या तो रैंक मैथ यूज़ कर लो। एक मिनट, सर्च होने में थोड़ा दिक्कत हो गया। रैंक मैथ,
तो ये वाला, दोनों में से कोई सा भी एक टूल को आप यूज़ कर सकते हो, है ना। अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो इसका जो ये वाला सेक्शन है, जनरल में चले गए। अगर आप योस्ट एसईओ यूज़ करते होगे तो आप जहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालते हो ना, वहीं पे एक स्लग का ऑप्शन होगा, और वो स्लग भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, डैश 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 करके। आप लोग ध्यान से देखो, ये जो मेरा टाइटल है वही मेरा परमालिंक में, और मैं चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ बिल्कुल। मैं इसकी जगह हाउ फिर डैश, जहाँ जहाँ स्पेस आ रहा है वहाँ वहाँ डैश लिखना है, हाउ टू फिक्स, इसको मैं ऐसे करके भी सेव कर सकता हूँ। ये इस तरीके से इसका परमालिंक चेंज होता है। फिलहाल मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, जब जब आपको चेंज करने की ज़रूरत लगे आप कर सकते हो। पर चेंज करने के क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं वो मैं अगले वीडियो पे बात करूँगा, है ना उस चीज़ को, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ है और इधर दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। तो URL की इम्पोर्टेंस आप समझ गए होगे। तो जो भी आपका कीवर्ड है उसको आप इस परमालिंक में ऐड कर दो, डैश 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 करके। जैसे अगर मान लो मेरा URL हुआ हाउ टू प्ले PUBG मोबाइल, तो उसका परमालिंक क्या बन जाएगा, हाउ डैश टू डैश प्ले डैश PUBG डैश मोबाइल, मतलब डैश 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 करके। और उसका URL ओवरऑल कैसे दिखेगा, creatorsyoga.com, उसके बाद डैश 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 करके उसका पोस्ट का टाइटल। ये होता है एसईओ फ्रेंडली URL। और जो एक कस्टम स्ट्रक्चर वाला मैं आपको बता रहा था वो आगे के वीडियो में देखेंगे, वो एडवांस एसईओ है, पहले आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसके साथ में मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और क्लियर कर देता हूँ कि ये तो हो गया भाई ये वाला पोस्ट टाइटल। अभी मैं आपको जो URL बनाना सिखाया वो पोस्ट टाइटल वाला सिखाया हूँ। बाद में मैं जो आपको सिखाऊंगा वो कैटेगरी पोस्ट टाइटल वाला सिखाऊंगा। कैटेगरी पोस्ट टाइटल में ये डिफरेंस आ जाता है कि देखो दोनों को कंपेयर करते चलो, यहाँ पे डोमेन नेम है, यहाँ पे डोमेन नेम है, ठीक है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट टाइटल आ गया, पोस्ट का जो भी आपका टाइटल था वो आ गया, है ना। बट यहाँ पोस्ट का टाइटल आने से पहले वो कैटेगरी आया है जिस कैटेगरी में ये पोस्ट मेरा बन रहा है, समझ में आ रहा है। उसके बाद मेरा पोस्ट का टाइटल आया। तो इसके क्या बेनिफिट हैं, इसके ये बेनिफिट हैं कि ये जो कैटेगरी वाला फोल्डर है, ये जो वर्जन लिखा है, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है। उसके बाद इसके अंडर में मैं जितना भी पोस्ट डालूंगा वो अपने आप बूस्ट होने लगेगा। ये चीज़ समझेंगे, ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एक जगह पे ज़्यादा कचरा नहीं करते। फिलहाल आप URL को समझ गए होगे मेरे हिसाब से। इसके नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जो URL आप बना रहे हो, URL को बनाते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मतलब कुछ चीज़ अलाउड है URL में, कुछ चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने ब्लॉगिंग एंड एसईओ का एक फुल बूट कैम्प मास्टर कोर्स बनाया है, जिस पे मैं एकदम स्क्रैच से लेके एकदम एडवांस लेवल तक करके बताऊंगा। और आपको तो पता ही है कि मैं जितना वीडियो डालता हूँ वो रैंक करता है यूट्यूब पे भी, और ब्लॉगिंग के आर्टिकल भी बहुत अच्छे से रैंक करते हैं। तो अगर आपको एक कोर्स चाहिए, एकदम मास्टरी करना है आपको इसमें और पैसे बनाने हैं, तो 799 रुपीज़ का मेरा ये कोर्स है। बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं, 799 ये दूसरों के लिए है, मेरे यूज़र के लिए ये पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ आपको 199 रुपीज़ का। सो उसके लिए आपको मेरी इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से बाय नाउ पे आप क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस पे आपको एकदम बिगिनर से एडवांस लेवल तक एकदम हाथ पकड़ के जो सिखाते हैं ना, पूरा वही सिखाया जाएगा, एकदम पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा। और अगर आप मेरे कोई वीडियो देख करके आए हो तो आपको तो पता ही है मैं बहुत सारे पोस्ट को रैंक ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मेरे को अच्छी महारत हासिल है इस पर। सो आपको जस्ट बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ से बाय नाउ फॉर 199 रुपीज़ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद QR कोड आएगा या UPI आएगा, उससे आप पेमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं मेरे फुल कोर्स पे।